हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 3 आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान के हम लोगों ने स्टार्ट किए थे 2500 MCQs की सीरीज़। ठीक है, सेशन नंबर 3 आज यहाँ पर होने वाला है और चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर हम लोग क्लास 7th का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 जो मुगल साम्राज्य से कनेक्टेड है उसको आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप ज़रूर से एक बार मैसेज कर लीजिएगा 8770803840 पर। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बाकी जो चैप्टर का समरी है वो मैंने आप सभी के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर लिया है, तो आप वहाँ से ज़रूर से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 तक प्रीवियस सेशन में हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 86 से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? सबसे पहला ऑप्शन, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था की ओर। किसी दूसरे राज्य का संसाधन हड़पने को जब्त करना कहा जाता है। युद्ध में लूटे हुए सामान के लिए हम लोग जब्त शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा कि मुगल काल में जो है जब्त शब्द किसके लिए प्राप्त किया जाता था या किसके लिए कहा जाता था? तो जब भी आप राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था, मतलब आपको लोगों से या अपनी जो बोल सकते हैं कि जो जनता है उससे किस तरीके से आप राजस्व लेंगे, उसको यहाँ पर जब्त करना बोला जाता था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने करी थी? अबुल फजल ने करी थी, फैजी ने करी थी, हरि विजय सूरी ने करी थी, या फिर बदायूनी ने करी थी? तो सुलह ए कुल के विचार की जो समझ है या फिर इसको बनाने में जो मदद करी थी, अबुल फैजल ने करी थी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। अकबर के इबादत खाने का निर्माण किस शहर में करवाया गया था? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, या फिर अजमेर में? तो इबादत खाने का निर्माण जो है फतेहपुर सिकरी में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, फतेहपुर सिकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाने वाले बाबर थे, हुमायूं थे, जहांगीर थे, या फिर अकबर थे? तो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को देखिएगा। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व को इकट्ठा करते थे, दोनों के लिए प्रयोग करते थे, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 89 का? किसके लिए जो है जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था? इन दोनों के लिए ही करते थे। एक जो ग्राम का मुखिया जो गाँव के लोगों से राजस्व इकट्ठा करेगा, ठीक है, और दूसरा जो है सरदार है ना, सरदार भी क्या करते थे? जो राजस्व इकट्ठा करते थे, क्षेत्र के स्पेसिफिक सरदार हो गए, उन दोनों के लिए जमींदार शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। एक कथन आपके सामने, एक कारण आपके सामने, आंसर करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप कथन देख लीजिए। कथन यहाँ पर क्या बोल रहा है? औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। इसके पीछे का कारण दे रखा है कि औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई थी, तथा मिलने वाला जो राजस्व है इसमें भी काफ़ी गिरावट थी, जिसकी वजह से जो क्या हुआ कि यहाँ पर राजस्व जो मनसबदार जो थे उनका राजस्व को यहाँ पर, उनके वेतन को यहाँ पर कम कर दिया गया था। तो देखिए, कारण तो क्या बोल रहा है? सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में गिरावट आई। जब आपने समरी देखा था तो क्या उसमें ऐसा कहीं पॉइंट हमको दिखाई दिया था कि उत्पादन में कमी हो गई है? अच्छा, कथन तो बिल्कुल सही बात है कि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व जो है मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। इसके पीछे का कारण कुछ और था जो यहाँ पर दिया गया है। ये कारण ना होते हुए कुछ और कारण था, क्योंकि देखो यहाँ पर इससे पहले यदि हम लोग बात करें, इससे पहले अकबर का शासनकाल था, ठीक है, उसमें सब कुछ सही चल रहा था। दोनों के वेतन को ध्यान रखा जाता था कि दोनों का वेतन, जो जागीरों से हमें राजस्व प्राप्त हो रहा है और मनसबदार को जितना हम लोग यहाँ पर वेतन दे रहे हैं वो बराबर रहे, मतलब उसको मेंटेन करके रखा जाता था। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो चीज़ें बिल्कुल पलट चुकी थी। कैसे पलट चुकी थी? क्योंकि यहाँ पर मनसबदारों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा अधिक हो गई थी, जिसके कारण जो जागीरें मिलती थी उनको, उनमें एक बहुत लंबा समय लग जाता था कि किसी भी मनसबदार को कोई भी एक जागीर मिल रही है कि आपको इसका पूरा कवर करना है, यहाँ से राजस्व वगैरह सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, ठीक है।
तो अब इस केस में क्या हुआ कि जो मनसबदार है उनकी संख्या यहाँ पर इंक्रीज होती गई, है ना। अब कोई भी एक मनसबदार है तो वो ये सोचेगा कि मैं क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस पद पर रहूँ, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति लंबे समय तक इस पद पर रहा तो वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ गई, है ना। अब जागीरों को कोई भी एक व्यक्ति लंबे समय तक रखेगा तो डेफिनेटली अगले आने वाले जो व्यक्ति हैं जो इस पद के लिए होंगे उनको काफ़ी समय तक वेट करना पड़ेगा। तो औरंगजेब के शासनकाल में ये पूरी व्यवस्था कंप्लीटली ध्वस्त हो चुकी थी। ठीक है, तो शासनकाल में ये जो पहला स्टेटमेंट या कथन लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है ना। वेतन यहाँ पर बहुत कम होता था और कारण मैंने आपको बताया कि ये कारण था। ठीक है, किसान भी इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ गए थे। जो भ्रष्टाचार वाली जो चीज़ है इस वाले समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। ठीक है, तो कथन सही है, कारण गलत है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है लेकिन इसके पीछे का जो कारण दे रखा है वो यहाँ पर गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। अगेन कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मुगल उत्तराधिकारी के संबंध में कुछ कथनों पर आपको विचार करना है। मुगल ज्येष्ठाधिकारी के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। और ऑप्शन नंबर या स्टेटमेंट बी हमें क्या बोल रहा है, उत्तराधिकारी में सहायता की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, है ना। उत्तराधिकारी में किन चीज़ों को अपनाया जाता था या किस फॉलो किया जाता था, मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को। अब आपको बताना है 91 में कि कौन सा कथन सत्य है, क्या पहला सत्य है, दूसरा सत्य है या फिर ये दोनों सत्य है या फिर दोनों असत्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं। देखो ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत है ना, कि जो सबसे बड़ा होगा उसको जो है पूरा राज्य का अधिकार या उसको राजा घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती थी। इसमें होता था कि सभी को इक्वली डिवाइड किया जाए, है ना। जैसे कि मेरा राज्य इतना बड़ा है तो मैं जितने भी पुत्र होंगे उन पुत्रों में क्या करूँगी, इसको इक्वली डिवाइड कर दूंगी। तो मुगलों में ये वाला नियम था। तो ये वाली चीज़ तो आपकी स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर गलत हो गया। उत्तराधिकारी में सहायता की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे तो ये इन्हीं की वजह से आए, तैमूर वंशों की वजह से आए। आपको यदि ध्यान हो तो ये जो मुगल शासन जो रहा है बेसिकली 2 वंशों का है। यदि हम लोग देखें कि एक तो था मंगोल और दूसरा था अपना तुर्की, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करते थे, तुर्की शासन को फॉलो करते थे, क्योंकि मंगोलियों का जो शासन काल है काफ़ी क्रूर रहा है। हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी क्रूर इन द सेंस कि वो कृषक लोग जो होते थे उनके ऊपर, किसान लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, है ना। तो नरसंहारी बोल सकते हैं। तो इनको वो फॉलो नहीं करते थे। वो तुर्की के लोगों की वजह से माने जाते थे या उनके नाम से जाने जाते थे, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, दिल्ली पर अपना अधिकार जमा रखा था, है ना। तो जिसका ज़्यादा समाज में मान होगा उसी को वो फॉलो करेंगे। तो ये तुर्की को ज़्यादा फॉलो करते थे, उन्हीं के नियम वगैरह का ये पालन करते थे। ठीक है, तो ये मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ओके, तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए, आंसर करिए। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद करके रखा गया था, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में या फिर काबुल में। तो लास्ट समय में शाहजहां को कैद करके रखा गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 की बात करते हैं। अगेन कथन व कारण वाला क्वेश्चन है। इस पर आपको विचार करना है और आंसर करना है। अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया था, है ना। कारण देखो, कारण क्या दे रखा है, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर हो, है ना। ये अकबर की बात करें तो अकबर ने बिल्कुल ध्यान से रखा था कि कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और इसके पीछे का कारण भी दे रखा है कि इन दोनों का वेतन बराबर यहाँ पर होना चाहिए। और अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें देखा था कि औरंगजेब के समय पर यह व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें, कथन और कारण बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। खुर्रम किसका बेटा था, जहांगीर का, शाहजहां का, दारा शिकोह का या फिर औरंगजेब का। जो खुर्रम था वो बेटा था आपका जहांगीर का। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग से शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है मुगल काल की, हम लोग देखते हैं बाबर से होती है ना। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1526 से 1530, है ना। बाबर के बाद कौन आ जाता है, आपने अगर वो सुना हो, पियर्स का ऐड जो आता था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर से शुरुआत होती है। बाबर के बाद सेकंड नंबर पर कौन आ जाएंगे, हुमायूं आ जाएंगे। हुमायूं के बाद आ जाएंगे अकबर, जिन्होंने 13 वर्ष में ही पूरा अपना
जो पूरा शासन था उसको संभाल लिया था। ठीक है, जोधा अकबर पर मूवी भी आपने देखी होगी। ठीक है, अकबर हो गए, अकबर के बाद आ जाएंगे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, शाहजहां के बाद है औरंगजेब। ठीक है, तो ये सीरीज आप याद रख लीजिएगा, शुरुआत की तो आपको ध्यान होगी बिल्कुल, है ना। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का फिर जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां और शाहजहां से औरंगजेब। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और औरंगजेब के बेटे का नाम है राजकुमार अकबर। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा फिर से, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वापस से ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। अभी आपसे पूछा गया है कि खुर्रम कौन था, खुर्रम किसका बेटा था, तो खुर्रम जहांगीर का बेटा था। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथन पर आपको विचार करना है। 3 कथन है और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, है ना। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में क्या बोला गया, मुगलों के द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही चलाई थी, जिसके जरिए पद डिसाइड होते थे, वेतन डिसाइड होता था और सैन्य उत्तरदायित्व मतलब किसको कौन सा पद दिया जाएगा सेना में। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बी के ऊपर आ जाते हैं। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही अधिक होता था। इसने क्या बोला है कि प्रतिष्ठा और वेतन का आधार क्या होगा, सवार पद होंगे। ये चीज यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि प्रतिष्ठा और वेतन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसे डिसाइड होता था कि पर्टिकुलर समाज के कितने लोग हैं या इस समुदाय के कितने लोग हैं, जितने अधिक उस जाति के लोग होंगे उनकी प्रतिष्ठा और उनका वेतन उतना ही अधिक होता था। मान लो पर्टिकुलर एक जाति है, उसके उस राज्य में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता था, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे, अगर प्रतिष्ठा बढ़ी है तो वेतन जो है, पैसा जो है वो भी उनको ज़्यादा मिलता था। तो ये सवार पद से नहीं, जाति से डिसाइड होता था। तो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सी नंबर का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़े व घुड़सवारों की संख्या तय होती थी कि किसके पास कितने घोड़े घुड़सवार होंगे। ये किस पर डिपेंड करता था, जाति पर। ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ये जाति के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, ये डिपेंड करता था कि कितने मनसबदार हैं और उनको कितने घोड़े और घुड़सवार यहाँ पर दिए जाएंगे, तो ये उनकी संख्या पर डिपेंड करता था। तो सी स्टेटमेंट भी क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर 1 या स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है। देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 को देखिएगा। मुगलों के संदर्भ में कुछ कथन पर आपको विचार करना है। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो ये शासन आया था ये मंगोल और तुर्की का था, है ना। अब अगर आप थोड़ा और डिटेल में देखना चाहें कि ये 2 से कैसे हुआ, तो बेसिकली जो माँ थी वो मंगोलियन थी, है ना। चंगेज खान परिवार आपने सुना है, तो चंगेज खान के परिवार से थी, है ना। तो वो मंगोलियन थी और जो पिता थे वो तुर्की के थे, है ना। तैमूर अगर आपने नाम सुना है, तो पिता तुर्की के थे और माता मंगोलियन थी। ठीक है, तो इस वजह से पूरा ये शासन बना मुगल शासन। ठीक है, तो मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, बिल्कुल करेक्ट बात है। मुगल माता की ओर से वे चीन के तांग राजवंश से थी, पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर राजवंश से थी। अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ करेक्ट होगी। दोनों के दोनों चीज़ें करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, दोनों चीज़ें करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, मतलब दोनों चीज़ें करेक्ट है। दैट मीन्स 1 और 2 आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आप देखें तो करेक्ट है। 2 महान शासकों के वंशज थे ये, है ना। अभी अपन ने देखा कि मंगोल और तुर्की के, और उसके बाद माता का बिल्कुल सही है, चीन के वंश से थी, और पिता जो इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज से। तो दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण आपको कहाँ पर मिलता है, अकबरनामा के अंदर मिलता है। तो अकबरनामा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था, औरंगजेब को यहाँ पर जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, तो औरंगजेब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति यहाँ पर शुरू करी थी, मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह, राज सिंह, सिखों के धार्मिक गुरु तेग बहादुर, या फिर मराठा शासक शिवाजी ने। तो शिवाजी ने स्टार्ट करी थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा कि औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार जो पद्धति है मराठा शासक शिवाजी के द्वारा शुरू यहाँ पर करी गई थी। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध ही विद्रोह किया था, जिसमें उसे मराठों दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? किसने करा था? जो राजकुमार अकबर थे उन्होंने ही विरोध किया था औरंगजेब का, और उन्हीं के पश्चात जो है, इन्हीं औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात पूरा शासन यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद ही उनके जो पुत्र थे उत्तराधिकार के लिए लड़ने लग गए थे और उन्हीं में यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सत्य है। राजकुमार सलीम जहांगीर, जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना, इनकी माँ जोधाबाई थी। अकबर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ा गई थी। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। देखो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज़ आपकी रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने लास्ट में दक्कन का अभियान भी यहाँ पर किया था। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, कौन से कथन सत्य है? पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर ने अपने शासनकाल में दक्कन का अभियान भी किया था, है ना। मराठा और दक्कन की सल्तनत हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा है औरंगजेब के अंदर, तो इन्होंने अभियान किस पर चलाया था? दक्कन पर। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथन पर आपको विचार करना है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिनको जागीर कहा जाता था। दूसरा, मनसबदार इक्तदारों की तरह ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे और उन पर क्या करते थे? प्रशासन यहाँ पर करते थे। आपको क्या बताना है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? पहला, दूसरा, पहला और दूसरा, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो देखो केवल पहला कथन यहाँ पर सत्य है। मनसबदार अपना वेतन जो है राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिस भूमि पर उन्हें राजस्व मिला और जिन्हें जागीर यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, पहली चीज करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है? मनसबदार इक्तदारों की तरह अपने जागीर पर आश्रित रहते थे। मनसबदार वहां नहीं रहते थे, है ना। इक्तदार हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था कि इक्ता क्या होता है? एक प्रकार की वो भूमि होती है, एक प्रकार का वो स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको संभालने को दिया जाता है कि आपको इसका पूरा राजस्व वगैरह इस पर्टिकुलर एरिया का कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इक्तदार क्या करते थे? उसी जगह में रहते थे, लेकिन मनसबदार उस जगह पर नहीं रहते थे। तो इन्होंने वही पूछा है कि मनसबदार इक्तदारों की तरह अपनी ही जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। तो ये चीज यहाँ पर गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया था? तो दिल्ली और आगरा को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया है? तो बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? ये अहोम है, भील है, गोंड है, या फिर ये बंजारा जनजाति है? क्या आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा? अहोम जाति ने जो है मुगल जो शासक है इनको 17 बार हराया था। कौन सी जाति थी? अहोम जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण वाला क्वेश्चन है। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया अकबर ने, है ना। और स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था, है ना। और तीसरा क्या बोल रहा है? अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। तीनों ही चीजें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है अकबर के सैन्य शासन को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट है। तो देख लीजिए 1568 में इन्होंने क्या किया था। 1556 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो चुका था, है ना। 13 वर्ष के थे उस समय ये। 1556 से 1605 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो इस बीच में 1568 में इन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान में इन्होंने कांधार पर कब्जा किया, कश्मीर को भी अपने अंडर में ले लिया, और पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य ने अपना अंग यहाँ पर बना लिया था। तीनों ही चीजें क्या होगी? यहाँ पर करेक्ट होगी। ठीक है, ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाकी मैंने ये जो पूरा समरी था आप सभी के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर लिया है, टेलीग्राम पर भी डाल दिया है PDF। वहाँ से आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बेसिक यहाँ पर इनका पता हो। और अगर आप समरी भी चाहते हैं कि हम लोग समरी भी डिस्कस करें तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिएगा, क्योंकि समय कम है। तो या तो एक दिन क्वेश्चन सीरीज़ करें और एक दिन चैप्टर वाइज डिस्कस हम लोग करें, जैसे हम लोग अभी साइंस में कर रहे हैं। तो जैसा भी आपको सही लगता है ज़रूर से इसी
इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।